प्रणाम। मैं बोज्ज रमादेवी श्यामया, हिंदी प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, शासकीय महिला कलाशाला करीमनगर, शातवाहना विश्वविद्यालय के अंतर्गत। आज मेरा पाठ है द्वितीय भाषा हिंदी, द्वितीय वर्ष, तृतीय सेमेस्टर का पाठ। हिंदी साहित्य का इतिहास काव्य निधि से लिया गया है। हिंदी साहित्य इतिहास के तृतीय वर्ष में काल विभाजन में दो काल आते हैं तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत। वह है आदिकाल और भक्ति काल। आज हम आदिकाल के जो परिस्थिति, काल विभाजन और आदिकाल की काव्य रचनाओं के बारे में, कवियों के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालों में बांटे हैं। उस काल को हम प्रश्न के रूप में पूछने पर हिंदी साहित्य के इतिहास को किन किन कालों में विभाजन किया जा सकता है, काल विभाजन में विद्वानों ने जिन प्रवृत्तियों को आधारशिला जो माना है उनकी विवेचना भी कीजिए। ऐसा प्रश्न पूछने पर हम इस प्रकार उक्ति करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो विभाजन हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, उनके तथ्यों के अनुसार बात किए तो विद्वानों में अनेक प्रकार के जो मत होते हैं, अभिप्राय होते हैं, और विद्वानों के बीच सर्वाधिक प्रचलित और मान्य हुआ शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास निम्नांकित 4 कालों में बांटा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो अनुसार आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। उसका काल अवधि 1050 से 1375 तक। दूसरा काल जो होता है पूर्व मध्यकाल, इसको भक्ति काल भी बोलते हैं। यह काल का अवधि 1375 से 1700 तक। तीसरा काल है उत्तर मध्यकाल और उसको रीति काल भी कहते हैं। इसका काल अवधि 1700 से 1900 तक। चौथा काल आधुनिक काल माना जाता है, इसको गद्यकाल भी बोलते हैं। इसकी अवधि 1900 से अब तक माना जाता है शुक्ल जी के अनुसार। शुक्ल जी के अनुसार काल विभाजन में इतिहास को समयानुसार आदि, मध्य, आधुनिक में विभाजित करने के साथ साथ वीर, भक्ति, रीति, गद्य आदि उस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों को भी आधार बनाया गया है। इन कालों को केवल समय से ही नहीं, उन कालों में रहने वाले लोगों, कवियों, राजाओं और लेखकों की उक्ति लेकर कालों का विभाजन किया गया है। प्रजाओं के और साहित्यिक, सामाजिक, नैतिक परिस्थितियों को लेकर काल विभाजन किया गया है। उनके काल विभाजन में सुस्पष्टता, संक्षिप्तता के साथ साथ सुबोधता और सुसंगति भी रही है। यही कारण है बाद के अनेक विद्वानों में उनके द्वारा किए गए काल विभाजन में त्रुटियों और दोष दर्शन के बावजूद भी इसी का निर्बाध प्रचलन हो गया। अनेक प्रकार के विद्वानों ने कालों को अनेक प्रकार के जो विभाजन करने के बाद ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो काल विभाजन किया गया है, यही काल बिना त्रुटियों के, बिना दोषों के सवर्ण माना गया है, इसलिए स्वच्छ माना गया है। इसलिए यही चलता आ रहा है काल विभाजन में हिंदी साहित्य इतिहास में। वह युग फिर हम हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम काल, हिंदी साहित्य का जो प्रथम आंकन
मानते हैं उसको आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल और संधि काल भी कहते हैं। इस प्रकार अनेक नामों से उस काल में रहने वाले शासकीय, राजकीय और सामाजिक स्थितियों को, लोगों की स्थितियों को और राजाओं के वीरता को लेकर नामकरण किया गया है। वह नामकरण उचित माना गया है। उस काल में आज हम आदिकाल के परिस्थितियों को, केवल साहित्यिक परिस्थितियों को लेने पर उस काल ज़्यादातर राजाओं का काल रहा। अनेक प्रकार के राजाओं ने भारत देश को आक्रमण करके शासन किए थे। फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज, हूण, शक, मुगल और अंग्रेज़ी, इन सभी जातियों ने, राज्यों ने आक्रमण करके पालन किए हैं सैकड़ों सालों तक। इस तरह का भारत देश को लूट चुके हैं, पूरी तरह से बर्बाद किए हैं, पूरी तरह से अन्नपूर्णा भारत को। युद्धों का काल भी कह सकते हैं। हमेशा युद्ध में जूझता रहा है भारत राष्ट्र। आदिकाल में समय युद्धों का समय था। साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है। साहित्य का अर्थ होता है कि उस समय में रहने वाले देशकालीन सामाजिक, शासकीय, चारित्रिक, पौराणिक परिस्थितियों को लेकर साहित्यबद्ध किया जाता है। इसलिए उस काल में जिनकी रचना होती है, उन रचनाओं में, उस साहित्य में सामाजिक स्वच्छ रूप से पूर्णतया दर्शाया जाता है। इसलिए साहित्य ही उस युग का प्रमाण हो जाता है। आदिकाल में साहित्य पढ़े तो समझ में आता है कि प्रतिबिंबित होता है उसका समय के समाज की राजकीय परिस्थितियों से जुड़कर एक बिंब जैसा हमारे नज़रों के सामने आ जाता है उस समय की परिस्थितियाँ। इसी प्रकृति के अनुकूल तत्कालीन साहित्य पर वीरता की छाप पड़ी। उस काल के साहित्य निर्माता चारण लोग थे। आदिकाल को चारण काल भी बोलते हैं। चारण काल क्यों बोलते हैं कि आदिकाल का समय पूरा राजाओं का काल था। राजाओं ने हमेशा जो अपने राज्य परिधि को बढ़ाने के लिए युद्ध करना पड़ता है, उस समय राजपूतों का और राजाओं का, सामंतों का वीरता का प्रदर्शन होता है। और स्त्रियों के विषय लेने पर स्त्रियां भी वीर पत्नी, वीर बहन, वीर माता, वीर पुत्री ऐसा कहलाती हैं। जो उस समय स्त्रियों की परिस्थिति बहुत दयनीय भी रहा है, ऐसा समझ सकते हैं। जौहर की पद्धति है उस समय, मतलब राजाओं की मृत्यु, वीर गति युद्ध में प्राप्त होने पर उस जनाने लोग जौहर पद्धति का आचरण करते थे। सभी लोग भवानी माता में समा जाते हैं, अग्नि को आहुति देकर अपने शरीरों को प्राण त्याग करते हैं। उस समय चारण भाट के जाति रहते हैं। उन लोगों का काम होता है कि घुमक्कड़ प्रवृत्ति, इस राज्य से उस राज्य, उस राज्य से और एक राज्य में जाते हुए घुमक्कड़ प्रवृत्ति रखते हैं। राजाओं के आश्रय में रहकर उनके गुणगान करते हुए जीवन यापन करते हैं। उन लोगों को भाट लोग भी बोलते हैं और वंदी लोग भी बोलते हैं। तेलुगु में बोलते हैं ना, वंदी मागधलु राजाधिराज राज मार्तांड शौर पराक्रम
ऐसा और राजाओं की जो कीर्तियों को गाते हुए रहते हैं ना, राजा चलते समय आते समय, उसी तरह का उन लोगों को वंदी लोग बोलते हैं। चारण मतलब वंदी लोग। वंदी लोग ज़्यादातर लोग रहते हैं, इसलिए उनको चारण लोग भी रहते थे राजाओं के आश्रय में। चारण लोग केवल वंदी मागध का काम ही नहीं, साहित्य भी करते हैं और सैनिक कर्तव्य भी, सैनिक के पद पर रहकर भी कर्तव्य निभाते हैं, मंत्री पद में भी रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम रहीम को भी ले सकते हैं। उनके आस्थान कवि हैं अकबर के रहीम जी, और सेनाध्यक्ष का भी काम किए थे। और जो अपने आश्रयदाताओं का सगान कर उन्हें युद्ध के लिए प्रोत्साहन देते थे, और कभी कभी वे लेखनी या वाणी के चमत्कार और कौशल को राष्ट्रीय भावना वांछनीय थी, उसका अभाव रहा है। चारण लोगों की एक ही विषय होता है कि वे लोग, उनकी लेखनी वाणी बहुत चमत्कार ही करता है, समझनी चाहिए। राजाओं को युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं इन लोग अपने जो प्रोत्साहन वाक्यों के द्वारा। शौर्य पराक्रम राजाधिराज राजमार्तांड, ऐसा बोलते समय राजाओं में वीरता का जो उल्लेख समृद्धि से भर जाता है, वो युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित हो जाते हैं राजा लोग। इस तरह का वंदी के लोगों के साहित्य में भी और वाणी में भी चमत्कार जैसा होता है, राजा लोगों में शक्ति को भरा सके। वे अपने आश्रयदाता राजाओं का संपूर्ण रूप से राजाओं की प्रशंसा करते हैं और चारण का काम करते हुए रहते हैं। हमेशा राजों का गुणगान करना ही उनका कर्तव्य रहता है। जिसका खाना उसका गाना, चारण लोगों का काम जिसका खाना उसका गाना। जिस राज्य में लोग रहते हैं उन लोगों के राजाओं के गान गाना करते रहते हैं। इस तरह का आदिकाल में वीर काव्य का ही तैयारी किया गया है। फिर राजाओं के गुण गाने में साहित्य पूरा रचा गया है। राष्ट्र की भावना और राष्ट्र में रहने वाले प्रजाओं की कष्ट और कल्याण के बारे में उक्ति मात्र भी उल्लेख नहीं मिलता है आदिकाल के साहित्य में, क्योंकि कवि लोग आश्रयदाता राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करने में ही हमेशा जुट जाते हैं। यह साधारण बात है। समय के अनुसार, देश में युद्ध करने के अनुसार, उस काल में रहने वाले राजाओं के गुणगान, युद्धों की वर्णन करना भाट लोगों का काम होता है। उसी तरह का इस युग में, मतलब किस युग में, आदिकाल में युद्ध प्रिय राजपूत अपनी स्तुति सुनना चाहते थे। राजाओं का बहुत वांछाएं होती हैं जो अपनी वीरता को काव्य के रूप में लिखवाने के लिए और चारणों के मुंह से बुलवाने के लिए। गुणगान प्रशंसा सुनने में वे बहुत उत्सुक रहते थे उन दिनों में राजाओं ने, इसलिए उस तरह का काव्य रहा है आदिकाल में। इसलिए चारण लोग उसी काम में जुट रहते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने को भी एक वर्ग आवश्यक हो गया था। उन दिनों में युद्ध करना ही काम रहा। इसलिए युद्ध को प्रोत्साहित करने के, युद्ध में जाने के लिए, युद्ध करने में प्रोत्साहित करने के लिए
राजाओं को प्रशंसा पूर्वक प्रोत्साहन देने के लिए, उनमें उल्लास, उत्तेज, शौर्य, कीर्ति, किरण लाने के लिए एक चारण वर्ग, प्रत्येक वर्ग रहा करता है। उन लोगों का काम क्या होता है? युद्धोन्माद युक्त राजाओं को बनाना, बस। इसलिए उस काल को चारण काल कहा, जो कहना उचित समझा जाता है। युद्धों का वर्णन सुंदर और सजीव वर्णन करते थे चारण लोग, इसलिए पढ़ने में, सुनने में राजा लोगों को बहुत मज़ा आता है, दिलचस्प दिखाते हैं। वीर गाथाओं में भावोन्मेष का अभाव, वीर गाथाओं में भावों की जो उक्ति मात्र, लेश मात्र भी उल्लेख नहीं मिलता है। केवल वीर गाथाओं में वर्णना अधिक रहता है। थोड़ा सा युद्ध करने के बाद बड़ा चढ़ाकर उसको काव्य के रूप में निक्षिप्त करना चारण लोगों का, कवियों का काम होता है। फिर उसमें सजीवता लेश मात्र भी नहीं रहता था। पूरा वर्णनात्मक और काल्पनिक विषयों को लेकर काव्यों की रचना की जाता है। भाषा शैली के रूप में देखें तो वीर गाथाएँ दो रूपों में मिलते हैं: प्रबंध काव्य, चरित काव्य। प्रबंध काव्य मतलब राजाओं के चरित्र काव्य भी कहा सकते हैं। और मुक्तक काव्य, मुक्तक वीर गीतों के रूप में, मुक्तक काव्य में वीर लोगों के गीत रहते हैं। जहाँ तक चरित काव्य का संबंध है, ये वीर गाथाएँ पूर्ववर्ती जैन अपभ्रंश चरित काव्यों की परंपरा में हैं। पृथ्वीराज रासो एक महान वीर गाथात्मक चरित काव्य है। प्रबंध काव्य में लिए तो पृथ्वीराज रासो एक महान वीर गाथात्मक काव्य कहा करते हैं, और मुक्तक काव्य में जैन अपभ्रंश काव्य आते हैं ज़्यादातर। फिर आदिकाल के काव्यों के विषय को लेने पर वीरगाथाओं के काव्यों में हमारे जो पृथ्वीराज रासो एक महान वीरगाथा काव्य कहा सकते हैं। मुक्तक गीतों का स्वरूप बीसलदेव रासो आदि में दर्शाता है। मुक्तक काव्यों के रूप में बीसलदेव रासो, उनमें पूरा वीर गाथाओं को गीतों के रूप में दर्शाया जाता है। वीर गाथाओं की बहुत बड़ी विशेषता प्रबंध काव्य में छंद परिवर्तन की है। छंद में लिखा जाता है वीर गाथाओं में। प्रबंध काव्य में छंद मात्र अधिक होते हैं। पृथ्वीराज रासो के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। छंदोबद्ध काव्य सुनते समय श्रोता मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते हैं। इन रासो काव्य की भाषा डिंगल है, जो वीरत्व के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। फिर मुक्तक काव्यों में अपभ्रंश और डिंगल भाषाओं की प्रयोग होता है। इसमें कठोर व्यंजनों का प्रयोग युद्ध में उत्साहवर्धन के लिए किया गया है। कठोर व्यंजन अक्षरों का जो प्रयोग युद्ध में उत्साह भरित करने के लिए एक कठोर मंत्र जैसा भीषण रव से होता है। मुक्तक काव्यों के गीत छन्न बन्न ठाट भाट ऐसा होता है। ऐसा पूरा व्यंजन वर्णों का प्रयोग होता है गीत काव्यों में, मुक्तक गीतों में। आदिकाल की काव्य रचनाओं के बारे में, रचयिताओं के बारे में, कवियों के बारे में देखें तो आदिकाल में मुख्य रचनाएं इस प्रकार है। विजयपाल रासो की जो कवि तल्लासिंह, हम्मीर रासो शारंगधर कृत, खुमान रासो दलपति विजय का कृत, परमाल रासो, इसको आल्हखंड भी बोलते हैं, जगनिक विरचित, बीसलदेव रासो नरपति नाल्ह विरचित, पृथ्वीराज रासो एक काव्यों का राजा कहा सकता है, चंद बरदाई के लेखन से विरचित। चंद बरदाई मतलब पृथ्वीराज के
अत्यंत प्यारा दोस्त और मंत्री। उनको जैसे कर्ण और दुर्योधन, श्री राम और हनुमान, सुग्रीव, श्री राम और लक्ष्मण की मैत्री, इस तरह का, और श्री राम और विभीषण की मैत्री, इस तरह का हम इन दोनों को भी ले सकते हैं। पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई अत्यंत मैत्रीपूर्ण स्नेह भाव से एक दूसरे की रक्षा करने के लिए, प्राणार्पण करने के लिए भी आगे आते हैं पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई जी। चंद्रबरदाई से विरचित पृथ्वीराज रासो एक प्रबंध महाकाव्य कहा जाता है। विजयपाल रासो के कवि नलसिंह ने इसमें राजा विजयपाल सिंह तथा पंग राजा के युद्ध का वर्णन किया है। विजयपाल रासो काव्य में इनकी भाषा परवर्ती अपभ्रंश के समान है। मिश्र बंधुओं ने इसका काल समय 1355 माना है। इस कृति के केवल 42 छंद ही उपलब्ध हैं। विजयपाल रासो में 42 छंद ही मिलता है आजकल। 1355 में लिखा गया है। विजयपाल रासो कवि नलसिंह कहते हैं। भाषा के रूप में देखें तो अपभ्रंश। फिर दूसरा काल हमीर रासो। हमीर रासो प्राकृत पैंगलम में इस काव्य के कुछ छंद प्राप्त है। इसके कवि शारंगधर रणथंभौर के राजा हमीर देव के दरबारी कवि थे। रणथंभौर के राजा हमीर देव के दरबारी कवि थे। कौन? शारंगधर। उनका आयुर्वेद संबंधी शारंगधर संहिता नामक संस्कृत ग्रंथ प्रसिद्ध है, किंतु यह रचना उपलब्ध नहीं है। किस रचना उपलब्ध नहीं है? शारंगधर की आयुर्वेद संबंधी शारंगधर संहिता अभी उपलब्ध नहीं है। फिर हमीर रासो की रचना 14वीं सदी की रचना है। कुमान रासो, आचार्य शुक्ल ने इनको 9वीं शताब्दी की रचना माना है। चित्तौड़ नरेश, खुमान के युद्धों का वर्णन खुमान रासो में मिलता है। फिर हमारा जो काव्यों का राजा पृथ्वीराज रासो के बारे में लिए तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो में अबू में एक यज्ञ हुआ, उससे 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति हुई। चौहान, तोमर, गृहलोत तथा सोलंकी। अतः चौहान अग्निवंशी माने जाते हैं। अजमेर में चौहान, दिल्ली में तोमर, कनौज में गहरवारों का राज्य था। अजमेर में अर्नो राज के पश्चात उनके पुत्र सोमेश्वर राजा बने। उनका विवाह दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री कमला से हुआ। उनके पुत्र का नाम पृथ्वीराज था। अजमेर में सोमेश्वर राजा हुआ है, राजा बन गया है। सोमेश्वर का विवाह तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री, मतलब पृथ्वीराज के माता पिता का नाम सोमेश्वर और कमला थे। उनके पुत्र कौन है? पृथ्वीराज। राजा अनंगपाल की दूसरी पुत्री सुंदरी का विवाह कनौज के राजा विजयपाल से हुआ। उनके पुत्र का नाम जयचंद था। फिर अनंगपाल मतलब कमला की बहन, कमला की बहन मतलब पृथ्वीराज की छोटी माँ। उनका विवाह किनसे हुआ? विजयपाल, कनौज के राजा विजयपाल से हुआ। फिर उनका पुत्रोदय हुआ है, वो पुत्र का नाम है जयचंद।
राजा अनंगपाल ने पृथ्वीराज को गोद लिया, अतः वह अजमेर तथा दिल्ली का शासक बना। कमला के पुत्र को अनंगपाल ने, मतलब अनंगपाल कौन है इधर? अनंगपाल मतलब कमला के पिता। कमला के पिता ने पृथ्वीराज को गोद लिया है, गोद लेकर अजमेर और दिल्ली का शासक बना दिया पृथ्वीराज को। अब कहाँ का राजा है पृथ्वीराज? दिल्ली और अजमेर के राजा। इसके कारण जयचंद के मन में वैमनस्व की भावना उत्पन्न हुई। नाना जी ने ऐसा करने पर जयचंद और दूसरा पोता जयचंद को रुचि नहीं हुआ। बहुत क्लेश उत्पन्न हुआ उनके मन में। उसकी पुत्री समयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया गया। उसे अपमानित करने के लिए द्वार पर द्वारपाल के रूप में उसकी प्रतिमा स्थापित की गई। देखिए, पृथ्वीराज की प्रतिमा तैयार करके अपनी पुत्री जयचंद की पुत्री समयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज को आमंत्रण किए बिना फिर उल्टा क्या करता है जयचंद जी ने? पृथ्वीराज की प्रतिमा बनकर द्वारपाल का जो रूप देकर द्वार पर खड़ा करता है। उसकी प्रतिमा स्थापित की गई, किसकी? पृथ्वीराज जी की। समयोगिता की वरमाला स्वीकार करने के लिए पृथ्वीराज का अकस्मात आगमन के प्रतिशोध के रूप में जयचंद ने गौरी से संधि की। देखिए, अपने भाई को मारने के लिए, हारने के लिए भारत देश के जो शत्रु गौरी ने हमला करके भारत में एक भूभाग में राजा बनकर रहा गया है ना, उससे संधि कर लेता है जयचंद पृथ्वीराज को हराने के लिए। गौरी ने 7 बार अजमेर पर आक्रमण किया, किंतु वह उसमें पराजित हुआ। अजमेर पर हमला करने पर भी पृथ्वीराज बुरी तरह उसको हराते हैं, जिससे पृथ्वीराज को बंदी जयचंद ने घर का भेदी बनकर छल से गौरी को भेद बताया। फिर शत्रु को पूरे सैनिक रहस्य बताने पर 8वीं बार गौरी ने पृथ्वीराज पर जीत हासिल किया है। फिर घर का भेदी लंका ढाए बोलते हैं ना, विभीषण से लंका का विनाश हो गया है ना, जो अपने लंका की रक्षक विषयों को श्री रामचंद्र जी से बताकर लंका नाश होने के लिए कारण बन गया है ना विभीषण जी। उसी तरह का गौरी को पूरा रहस्य बताकर, भेद बताकर पृथ्वीराज रासो हारने के लिए एक कारण बन जाता है जयचंद। पृथ्वीराज जी को गौरी बंदी बनाकर अपने जेल में डालकर अनेक प्रकार की यातनाओं को देते हैं। आंखें शूलों से आँखों को निकाल देते हैं, फिर अनेक प्रकार की जो नरक यातना देते हैं। तब एक सूझ लेकर उनके गहरे मित्र है ना, आस्थान कवि और मंत्री चंद बरदाई चंद ने गौरी से हमारे जो पृथ्वीराज से गौरी को मरवाते हैं, जो शब्दभेदी विद्या प्रदर्शित करके। पृथ्वीराज रासो को शब्दभेदी विद्या अच्छी तरह आता है, उस शब्दभेदी विद्या से गौरी का अंत करते हैं अपने मित्र चंद के द्वारा मिलकर। उस तरह का पृथ्वीराज रासों में अनेक प्रकार के जो वीर गाथा पृथ्वीराज की जीवन परिचय अच्छी तरह मिलता है। और एक
उक्ति है कि पृथ्वीराज जी के बारे में, बीकानेर के राजा राजसिंह के भाई थे और इनका जन्म मार्गशीर्ष संवत 1606 में हुआ था। चंद की भांति ये जैसे घड़नशूर थे वैसे ही लेखनी शूर भी थे। इन्होंने वीर और श्रृंगार दोनों ही रासों को अपनाया था। इनकी गणना भक्तों में भी है। नाभदास जी ने इनके संबंध में लिखा है, रुक्मणी लता वर्णन अनुपम भगीस बदन कल्याण सब नरदेव उभय भाषा निपुण पृथ्वीराज कविराज हुआ। यद्यपि इन्होंने बहुत सी स्फुट रचनाएं की हैं, तथापि बोली कृष्ण रुक्मिणी इनका प्रधान ग्रंथ माना जाता है। कृष्ण और रुक्मिणी के परिणय और प्रेम की गाथा है बोली कृष्ण रुक्मिणी में। यह एक खंड काव्य है। इसमें श्री कृष्ण का रुक्मिणी के साथ प्रेम विवाह आदि का सुंदर वर्णन है। इसमें प्रकृति वर्णन भी अच्छा हुआ है। इसकी कथा प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के जन्म तक चलती है। इसमें बोलियों गीत छंद का प्रयोग है। इसी से इसके नाम में बोली शब्द का प्रयोग है। इसकी भाषा साहित्यिक डिंगल है और इसमें अलंकार, लालित्य, भाव सुकुमारता और साहित्यिक गुण भी है। इसको पांचवा वेद कहा गया है। किसको पांचवा वेद कहा गया है? किसको कहा गया है पांचवा वेद? बोले कृष्ण रुक्मिणी को पांचवा वेद कहा गया है। और इस आदिकाल के काव्य सौंदर्य के बारे में काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुई 2500 पृष्ठों का विशाल ग्रंथ है। यह एक महाकाव्य है जिसका नायक पृथ्वीराज चौहान है, मतलब पृथ्वीराज रासों के बारे में। इसके 69 सर्ग हैं जिसे समय कहा गया है। इसमें पृथ्वीराज की वंशावली, जीवन, युद्ध, विवाह आदि का प्रभावी चित्रण किया गया है। इसमें छंद बड़दाई स्वयं कलम और तलवार के धनी होने के कारण युद्ध भूमि पर पृथ्वीराज की वीरता के अनेक चित्र उन्होंने साकार किए हैं। इसमें उनकी स्वामी निष्ठा तथा आदर दर्शाता है। वीर रस के साथ विवाह आदि अवसरों का जो वर्णन किया गया है, उसमें वस्तु वर्णन में नगरों, वनों, सरोवरों तथा किलों का भव्य चित्रण किया गया है। यह पिंगल शैली में लिखा गया है तथा इसमें कवित्त, सवैया, छप्पई, दोहा आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। इस तरह का बहुत सुंदर काव्य पृथ्वीराज रासो काव्य के बारे में वर्णन किया गया है। आदिकाल के काव्यों में इस तरह का सुंदर और वर्णन किया जाता है काव्यों में, आदिकाल के काव्यों में और राजाओं के बारे में। जय हिंद, सुरक्षित रहो।